हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज डागर। आज हम आप लोगों को सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर में फ़िज़िक्स पढ़ी है आप लोगों ने, तो फिज़िक्स के 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। फर्स्ट ईयर में आपने पेपर पढ़ा था, मैकेनिक्स पढ़ा था, ऑप्टिक्स पढ़ा था एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार से हम सेकेंड ईयर में 3 पेपर पढ़ेंगे फिज़िक्स का। यहाँ पर फर्स्ट पेपर हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड पेपर हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स और थर्ड पेपर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। जो फर्स्ट पेपर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, वो 33 मार्क्स का होता है। जो फर्स्ट पेपर हमारा थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारा 33 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर है हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स, ये भी हमारा 33 मार्क्स का होता है। और जो लास्ट थर्ड पेपर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा 34 मार्क्स का होता है। तो आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। हम आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले हम आप लोगों को बताया पेपरों के बारे में कि 3 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आपका थर्मोडायनेमिक्स का, सेकंड पेपर आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का एंड थर्ड पेपर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का। तीनों पेपर कितने कितने मार्क्स के होते हैं? फर्स्ट पेपर आपका 33 मार्क्स का, सेकंड पेपर आपका 33 मार्क्स का एंड थर्ड पेपर आपका 34 मार्क्स का। तो हम शुरुआत करेंगे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सेम है। सर इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स ही क्या है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिसिटी अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रो लिया, मैकेनिक्स का निक्स लिया, तो मिलकर बना हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बना बच्चों हमारा? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण 2 शब्दों से मिलकर होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, अर्थात इलेक्ट्रॉन की मोशन। इलेक्ट्रॉन होगा और मैकेनिक्स क्या होता है? यांत्रिकी मोशन, जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन, इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में अध्ययन करेंगे हम। किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कोई चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कोई आवेशित कण है, आपके पास कोई आवेशित कण है। यदि वो स्थिर अवस्था में, यदि कोई चार्जिंग पार्टिकल रेस्ट स्टेज में, तो क्या होगा? वो स्थिर अवस्था में, तो उससे क्या होगा? उसके साथ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमने उसका नाम दिया स्थिर वैद्युतिकी या स्थिर वैद्युतिकी, जो कि आप लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हो। उसके बाद हम कह रहे हैं यदि हमारा जो पार्टिकल है, यदि वो चार्जिंग पार्टिकल हमारा आवेशित कण है, वो मूविंग स्टेट में, अर्थात कोई गतिशील आवेशित कण है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि यदि कोई आवेशित कण गतिशील अवस्था में है, तो उसके साथ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो उसके लिए हमने एक अलग ब्रांच दी, उसका नाम दिया हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अर्थात विद्युत चुंबकी, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उस चार्ज के बारे में, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उस चार्ज का मेजरमेंट करें, उस चार्ज के बारे में स्टडी करें। करंट के बारे में, कोई सर्किट है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट के बारे में हमें स्टडी करनी है, करंट मेजरमेंट करना है। वो कहलाएगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाएगी बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है हमारा कि जो चार्जिंग पार्टिकल है, जो हमारा आवेशित कण है, वो मैटर के साथ, माना ये हमारी एक मैटर है, इसमें ये हमारा चार्जिंग पार्टिकल, ये आवेशित कण है, तो ये जो इस मैटर के साथ ये चार्जिंग पार्टिकल, ये आवेशित कण किस प्रकार का व्यवहार दर्शाएगा, इसका अध्ययन करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे कि ये कैमरा, इस कैमरा के अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन ये आप लोगों को मेरी क्या वीडियो भेज रहा है आप लोगों के पास, तो इसका हम अध्ययन कर रहे हैं किसके अंतर्गत? इलेक्ट्रॉनिक्स का। जैसे प्रेस होती है,
प्रेस के अंदर भी क्या होता है, करंट फ्लो होता है, लेकिन प्रेस क्या हो रही है, गर्म हो रही है। किसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जैसे हमारा एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब के अंदर भी क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है एलईडी बल्ब के अंतर्गत भी, लेकिन वो क्या दे रहा है, हमको रोशनी दे रहा है। तो इसका अध्ययन करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। फैन है, फैन चालू है हमारा, तो फैन के अंदर भी इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। फैन के अंतर्गत भी क्या हो रहा है बच्चों, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन फैन हमको हवा दे रहा है। क्या दे रहा है, हवा दे रहा है। तो इनका अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। अर्थात जैसे देखो ये एक रूम है, इस रूम के अंतर्गत मैं ऐसे गति कर रहा हूँ, ऐसे गति कर रहा हूँ। यदि मेरे पास इधर माना रसमलाई रखी है, इधर कचौड़ी रखी है, इधर रसगुल्ले रखी हैं, तो इन रसगुल्ले, इन कचौड़ियों को देखकर जो मेरी मूविंग, जो मेरी गति है, उसकी जो प्रकृति, उसमें क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। क्यों, कभी मैं देखता हूँ चलो रसगुल्ले खा लेते हैं, कभी देखता हूँ मैं कचौड़ी खा लेता हूँ। पहले तो मैं ये था, अब पहले मैं आप लोगों के साथ सीधी गति कर रहा था, ये सीधी गति कर गया। लेकिन यदि इस कमरे के अंतर्गत मैंने क्या रखा, इधर कचौड़ी रखी, इधर समोसे रखे, तो मेरी जो गति है उसकी प्रकृति में क्या आएगा, व्यवहार आएगा। क्यों आएगा, इन जो आसपास जो रखे हैं जो रसगुल्ले कचौड़ी, इनके कारण। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स में भी क्या करना है हमको, जो हमारा करंट तो फ्लो हो रहा है, हमारा जो चार्जिंग पार्टिकल है, हमारा आवेशित कण है, करंट फ्लो हो रहा है, वो उस जो मैटर है उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, उसके साथ कैसा संबंध दर्शाएगा, इसका अध्ययन ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा कि कोई हमारा सर्किट है, उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट का मेजरमेंट करें, उस करंट के बारे में स्टडी करें, उसके रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करें, तो उसका अध्ययन करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है कि जो हमारा पार्टिकल है, जो हमारा चार्जिंग पार्टिकल है, वो उस जो मैटर है, जो उस जो प्लेट है, उसके साथ कैसा व्यवहार दर्शा रहा है। जैसे कि ये एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब के अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन एलईडी बल्ब क्या दे रहा है, आप लोगों को रोशनी दे रहा है। ये आपका कैमरा है, कैमरा के अंदर भी क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये आप लोगों को, मेरी फ़ोटो आप लोगों को पहुंचा रहा है। फैन है, फैन भी चल रहा है, उसके अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन फैन हमको क्या दे रहा है, हवा दे रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जिन जिन का व्यवहार अलग होता है, जैसे कि प्रेस है, प्रेस का व्यवहार अलग है, तो इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर किसका अध्ययन करेंगे हम, करंट की स्टडी का अध्ययन करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एक ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण किससे होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की मोशन। मैकेनिक्स यांत्रिकी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। जैसे कि बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बॉटनी प्लस जूलॉजी। यदि मैं बॉटनी का बायो लेते हैं और जूलॉजी का लॉजी लेते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा, बायोलॉजी। ठीक उसी प्रकार हमारा इलेक्ट्रॉनिक शब्द का निर्माण इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अब हम आपको बताते हैं सिलेबस के बारे में, आपकी बुक के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आपकी यूनिट 4 है। कितनी यूनिट है आपकी, जैसा कि आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर में कितनी यूनिट थी, 4 यूनिट। तो यूनिट 4, अब यूनिट के चैप्टरों के बारे में बताते हैं। जो यूनिट आपकी फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट एवं चैप्टर नंबर 2 आता है। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट आएगा एवं चैप्टर नंबर सेकंड आएगा। और यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 आएगा। मैंने इस पर क्या लगाया प्यारे बच्चों, स्टार मार्क लगाया, क्योंकि ये यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड के अंतर्गत भी चैप्टर नंबर 4 आता है, चैप्टर नंबर 5 आता है और चैप्टर नंबर 7 आता है। अर्थात ये चैप्टर नंबर 4 है वो यूनिट सेकंड में भी आता है हमारा और यूनिट थर्ड में भी आता है। इससे क्वेश्चन कभी यूनिट सेकंड में आ जाता है, कभी क्वेश्चन यूनिट थर्ड में आ जाता है। और उसके बाद यूनिट 4 इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 एवं चैप्टर नंबर 8 आता है।
तो आप लोगों को बताया आपकी बुक के बारे में कि यूनिट आपके यूनिट 4 होंगे। यूनिट 4 में आपका यूनिट फर्स्ट में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट एवं चैप्टर नंबर सेकंड आएगा, एवं यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर थर्ड एवं चैप्टर नंबर फोर्थ आएगा, एवं यूनिट थर्ड के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर 4 भी आता है, चैप्टर नंबर 5 एवं चैप्टर नंबर 7 आएगा, एवं यूनिट 4 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 एवं चैप्टर नंबर 8 आएगा। अब आप लोगों को बताते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के एग्जाम तो दिए नहीं है कोरोना के कारण, तो आप लोगों को बताते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में A, B, C ऐसे 9 क्वेश्चन होते हैं। 9 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन होगा आपका 1.5 नंबर का। इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 9 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में A क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद सेकंड का आएगा आप लोगों को B, सेकंड का A मिलेगा, और उसके बाद सेकंड का B, और इस सेकंड के B में क्या मिलेगा आपको? अथवा मिलेगा, इसमें भी आएगा A। आप ये क्वेश्चन करो या ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा आपका यूनिट फर्स्ट से, ऐसे ही यूनिट सेकंड से क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही यूनिट थर्ड से आएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन यूनिट 4 से आएगा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो तो आपका करना अनिवार्य होगा, और सेकंड क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं, या फिर आपको 12 क्वेश्चन दे दिया उनमें से 9 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी जो चारों यूनिट होते हैं उनसे मिक्स आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन आए, या 2 यूनिट में से 2 क्वेश्चन आए, एक यूनिट में से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप लोगों के लिए, एक यूनिट में से आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस प्रकार से आपका 34 मार्क्स की आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट होती है। अब हम आप लोगों को चैप्टर नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की शुरुआत से पहले हम आप लोगों को बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स 2 टाइप की है। आपके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे आप। इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और सेकंड है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके 7 है, एवं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर 8 है। तो अब आप लोगों को हम बताएंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा परिपथ विश्लेषण एवं नेटवर्क जाल प्रमेय, सर्किट एनालिसिस एवं नेटवर्क थ्योरम। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा परिपथ विश्लेषण एवं जाल प्रमेय। तो जैसा कि आप लोगों को नाम से मालूम है, परिपथ विश्लेषण अर्थात हमको परिपथ का क्या करना है? विश्लेषण करना है। परिपथ का हमको परिपथ के बारे सॉल्यूशन करना है। परिपथ के अंतर्गत रेजिस्टेंस का मान निकालना है, परिपथ के अंतर्गत करंट का मान निकालना है। जैसा कि आप लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हो। देखो ये हमारा कोई परिपथ है। यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि इसका कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप लोग क्या करते हो कि सर ये हमारा श्रेणी क्रम के अंतर्गत जुड़ा हुआ है, तो इसके अंतर्गत टोटल रेजिस्टेंस R बराबर क्या आएगा? R1 प्लस R2। ये क्या किया हमने? परिपथ का सॉल्यूशन किया, अर्थात परिपथ का विश्लेषण किया। उसके बाद यदि ये प्रतिरोध परिपथ इस प्रकार ना देके तो ये R1, ये R2, ये R3, R1, R2, R3। अब मैं आप लोगों से कहूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, इसका आप तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो अब इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उसके बाद पढ़ा था आप लोगों ने
यदि ये डायग्राम इस प्रकार ना देकर आप लोगों को इस प्रकार आया था, तो अब आप लोग क्या करते थे कि सर इसमें तो हमने लगा दिया श्रेणी क्रम में, ये किस में, समांतर क्रम में, तो हम लोगों ने सर इसका रेजिस्टेंस का मान बता दिया। लेकिन अब ना तो इसमें पता चल रहा है श्रेणी क्रम में, ना ये मालूम चल रहा हम लोगों को ये समांतर क्रम में। तब इसका नाम दिया था हमने व्हीटस्टोन सेतु। तब इसका नया नाम क्या दिया था? व्हीटस्टोन सेतु। तब इसका सॉल्यूशन कैसे करते थे हम? इसको पहले बीच वाले को हटा के श्रेणी वाले श्रेणी में करो, ये वाले श्रेणी में करो, उसके बाद इन दोनों को आपस में क्या करते थे? समांतर क्रम में हल कर देते थे। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, हमारा एक परपथ होगा, सर्किट होगा, उसका क्या करेंगे हम? विश्लेषण, मतलब उसका सॉल्यूशन करेंगे। उसके कई टाइप मेथड होंगे, उसका किसी मेथड से हल कर देंगे, किसी दूसरे मेथड से हल करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है जाल प्रमेय। ऐसी ये परपथ है, इसके बाद ये परपथ बन गया, इसके अंतर्गत फिर मैंने यहाँ भी ये रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये क्या बन गया? नेटवर्क बन गया। ये क्या बन गया? हमारा जाल बन गया। तो इन जाल का सॉल्यूशन के लिए हमारे साइंटिस्टों ने अपना अपना सिद्धांत दिया, अपनी अपनी प्रमेय दी, उनको कहते हैं हम जाल प्रमेय। हमारे नॉर्टन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने नॉर्टन प्रमेय दी, थेवेनिन प्रमेय थी, मिलर प्रमेय, संवरण प्रमेय, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। तो ये आप लोगों की प्रमेय हैं। अब हम चालू करते हैं आप लोगों का परिपथ विश्लेषण का फर्स्ट टॉपिक, नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क या जाल, ये नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट, क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट, जैसे कि ये क्या होता है हमारा? कैपेसिटर। क्या होता है? संधारित्र। ये क्या होगा हमारा? कुंडली। रेजिस्टेंस, डायोड, डायोड किससे लिख दो? डी से, या जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को किससे निरूपित करते हैं? टी से। तो नेटवर्क क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट या विद्युत अवयव जैसे संधारित्र, कुंडली, प्रतिरोध, डायोड, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की सहायता से बना बंद विद्युत परिपथ नेटवर्क कहलाता है। तो नेटवर्क की क्या परिभाषा? कि इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट अर्थात विद्युत अवयव जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, कुंडली, ट्रांजिस्टर, डायोड, जेनर डायोड, ETC आदि की सहायता से बना बंद विद्युत परिपथ नेटवर्क कहलाता है। तो हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट। तो क्या लिया हमने? माना ट्रांजिस्टर ले लिया, क्या ले लिया हमने? प्रतिरोध ले लिया, और क्या लगा दी हमने? बैटरी। और ये कैसा है हमारा? बंद विद्युत परिपथ। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा नेटवर्क कहलाएगा। तो नेटवर्क क्या होगा? कि इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट जैसे संधारित्र, कुंडली, प्रतिरोध, डायोड, ट्रांजिस्टर, जेनर डायोड आदि की सहायता से बना बंद विद्युत परिपथ नेटवर्क कहलाता है। तो नेटवर्क क्या होगा? नेटवर्क की क्या डेफिनेशन? कि इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट जैसे संधारित्र, कुंडली, प्रतिरोध, डायोड, जेनर डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की सहायता से बना बंद विद्युत परिपथ नेटवर्क कहलाता है। अब ये नेटवर्क भी दो प्रकार का होता है। नेटवर्क कितने प्रकार का? दो प्रकार का। विद्युत स्रोत की उपस्थिति के आधार पर नेटवर्क दो प्रकार का। किसकी उपस्थिति पर? इलेक्ट्रिक सोर्स की उपस्थिति, इलेक्ट्रिक सोर्स की प्रेजेंट के आधार पर आपका जो नेटवर्क है दो प्रकार का होगा। फर्स्ट होता है हमारा नेटवर्क होगा हमारा टू टाइप। फर्स्ट होगा हमारा सक्रिय नेटवर्क एवं सेकंड होगा हमारा निष्क्रिय नेटवर्क। निष्क्रिय नेटवर्क अर्थात सक्रिय नेटवर्क इसे बोलते हैं हम एक्टिव नेटवर्क, और निष्क्रिय नेटवर्क को बोलते हैं हम पैसिव नेटवर्क।
तो इलेक्ट्रिक सोर्स की उपस्थिति के आधार पर जो हमारा नेटवर्क है वो नेटवर्क कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है हमारा सक्रिय नेटवर्क, दूसरा होगा हमारा निष्क्रिय नेटवर्क। तो सक्रिय नेटवर्क कौन सा होता है? वे नेटवर्क जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रिक सोर्स या विद्युत स्रोत उपस्थित होता है सक्रिय नेटवर्क कहलाता है। अर्थात इलेक्ट्रिक सोर्स उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रिक सोर्स क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। अर्थात इलेक्ट्रिक सोर्स क्या देगा? हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा। परपथ को इलेक्ट्रिक सोर्स क्या देगा? परपथ को इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एक्टिव नेटवर्क क्या होंगे? ऐसे नेटवर्क जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रिक सोर्स उपस्थित हो, अर्थात बैटरी उपस्थित है, क्या कहलाएगा? हमारा एक्टिव नेटवर्क। तो ये क्या बना हमारा? एक्टिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क क्या कहलाएगा? कि ऐसे नेटवर्क जिनके अंतर्गत विद्युत स्रोत उपस्थित है, अर्थात विद बैटरी एक्टिव नेटवर्क। एवं पैसिव नेटवर्क क्या हो जाएगा? जस्ट इसका विपरीत, ऐसे नेटवर्क जिनके अंतर्गत विद्युत स्रोत उपस्थित नहीं होता है, अर्थात जिनके अंतर्गत विद्युत बैटरी नहीं होगी, अर्थात विदाउट बैटरी पैसिव नेटवर्क, विद बैटरी एक्टिव नेटवर्क। अर्थात सक्रिय नेटवर्क क्या होंगे? ऐसे नेटवर्क जिनके अंतर्गत विद्युत स्रोत उपस्थित होगा। और निष्क्रिय नेटवर्क क्या होंगे? ऐसे नेटवर्क जिनके अंतर्गत विद्युत स्रोत उपस्थित नहीं होगा। अर्थात शॉर्ट में समझें तो क्या होगा? विद बैटरी एक्टिव नेटवर्क, विदाउट बैटरी पैसिव नेटवर्क। तो नेटवर्क कितने प्रकार का बच्चों? 2 प्रकार का, 2 टाइप्स का, एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क क्या होगा? जिनके अंतर्गत विद्युत सोर्स, इलेक्ट्रिक सोर्स, विद्युत स्रोत क्या होगा? उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा एक्टिव नेटवर्क। और निष्क्रिय नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, अर्थात पैसिव नेटवर्क क्या होगा? ऐसे नेटवर्क जिनके अंतर्गत विद्युत स्रोत, इलेक्ट्रिक सोर्स उत्पन्न नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे? हमारा निष्क्रिय नेटवर्क। अब बात करते हैं हम विद्युत स्रोत। क्या पढ़ रहे थे हम? नेटवर्क। तो नेटवर्क कितने टाइप का हुआ हमारा? 2 टाइप का, एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क। क्या बताया? एक्टिव नेटवर्क क्या होगा? ऐसा नेटवर्क जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रिक सोर्स, विद्युत सोर्स या विद्युत स्रोत उपस्थित है, क्या कहलाएगा? एक्टिव नेटवर्क। और पैसिव नेटवर्क क्या होगा? ऐसा नेटवर्क जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रिक सोर्स अर्थात विद्युत स्रोत उपस्थित नहीं है, पैसिव नेटवर्क कहलाएगा। डायग्राम की बात करते हैं एक्टिव नेटवर्क। तो ये क्या बना हमारा? इलेक्ट्रिक एलिमेंट, और क्या ले लिया हमने? बैटरी। तो ये तो किसका डायग्राम हुआ? एक्टिव नेटवर्क का। हम बात करें पैसिव नेटवर्क, तो पैसिव नेटवर्क क्या लिया हमने? इलेक्ट्रिक एलिमेंट। ये किसका डायग्राम हो गया? पैसिव नेटवर्क का। अर्थात सक्रिय नेटवर्क, सक्रिय जाल विद बैटरी एवं निष्क्रिय जाल विदाउट बैटरी। अब हम बात करते हैं विद्युत स्रोत। इलेक्ट्रिक सोर्स होता क्या है? विद्युत स्रोत होता क्या है? तो ऐसे उपकरण जो परिपथ में, जो विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं, अर्थात ऐसे उपकरण जो विद्युत परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान करेंगे, क्या कहलाएगा? हमारा विद्युत सोर्स। अर्थात ऐसे उपकरण जो परिपथ को विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं, विद्युत स्रोत कहलाते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, क्या कहलाएंगे? हमारे इलेक्ट्रिक सोर्स। इलेक्ट्रिक सोर्स क्या हो जाएगा? ऐसे एपरेटस, अर्थात ऐसे उपकरण जो परिपथ अर्थात सर्किट को विद्युत एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रिक सोर्स भी 2 टाइप का होता है। इलेक्ट्रिक सोर्स 2 टाइप का होता है। तो किसकी बात कर रहे थे हम? विद्युत स्रोत, इलेक्ट्रिक सोर्स भी 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा वोल्टता स्रोत,
वोल्टता स्रोत अर्थात वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स तो क्या बोल दिया हम इसको, BS। दूसरा होता है हमारा धारा स्रोत अर्थात करंट सोर्स, तो इसे क्या नाम दे दिया हमने, CS। इलेक्ट्रिक सोर्स, इलेक्ट्रिक सोर्स कितने प्रकार का होगा, कितने टाइप का होगा, 2 टाइप, वोल्टेज सोर्स एवं करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स क्या होगा, करंट सोर्स क्या होगा, हम आप लोगों से बात करते हैं। वोल्टता स्रोत, तो वोल्टता स्रोत क्या हो जाएगा, ऐसे उपकरण जिनके अंतर्गत लोड प्रतिरोध का मान उनके आंतरिक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में हो। अर्थात क्या होगा, वोल्टता स्रोत या वोल्टेज सोर्स क्या होगा, जिनके अंतर्गत लोड प्रतिरोध का मान उनके आंतरिक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में होगा। क्या होगा, वोल्टता सोर्स क्या होगा, वोल्टेज सोर्स क्या हुआ, ऐसे ऑपरेटर्स जिनके अंतर्गत लोड रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस के सीरीज क्रम में हो, किस में हो, सीरीज क्रम में, अर्थात लोड प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में हो। तो ऐसे ऑपरेटर्स या ऐसे उपकरण क्या कहलाएंगे, वोल्टता स्रोत। तो बात करते हैं धारा स्रोत, करंट स्रोत। तो करंट स्रोत क्या होगा, ऐसे उपकरण जिनके अंतर्गत लोड प्रतिरोध का मान, लोड रेजिस्टेंस का मान आंतरिक प्रतिरोध के पैरेलल क्रम में है, अर्थात लोड रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस के पैरेलल क्रम में होता है, ऐसे सोर्स करंट सोर्स कहलाते हैं। वोल्टेज सोर्स क्या हुए, ऐसे सोर्स जिनके अंतर्गत लोड रेजिस्टेंस का मान उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के सीरीज क्रम में अर्थात श्रेणी क्रम में है, तो वो क्या कहलाएंगे, वोल्टेज सोर्स। और करंट सोर्स क्या होगा, ऐसे सोर्स जिनके अंतर्गत उनके लोड रेजिस्टेंस का मान उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस के पैरेलल क्रम में होता है, वो क्या कहलाएंगे, करंट स्रोत अर्थात धारा स्रोत। वोल्टता स्रोत भी 2 प्रकार का होता है, पहला आदर्श स्रोत, दूसरा वास्तविक। वोल्टता स्रोत कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का, आदर्श स्रोत, वास्तविक स्रोत, अर्थात आइडियल सोर्स, रियल सोर्स। तो आइडियल सोर्स क्या होगा, ऐसे सोर्स जिनके अंतर्गत उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान 0 हो, क्या कहलाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो ऐसे वोल्टेज सोर्स जिनके अंतर्गत उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान 0 हो। बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या, देखो B बराबर क्या होता है, IR, तो I बराबर क्या आया, B/R। यदि R का मान 0 हो तो I बराबर क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, अर्थात आइडियल जो सोर्स होंगे उनके अंतर्गत करंट का मान इनफाइनाइट होगा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, मैं आप लोगों से कहूँ कि 24 वाट का ये बल्ब है, इसके अंतर्गत इनफाइनाइट मान की करंट फ्लो हो रही, तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, अर्थात हमारा जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अर्थात हमारा सर्किट लघु पथित हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन संभव नहीं है। अर्थात प्रयोगशाला के अंतर्गत हमको केवल वास्तविक सोर्स ही मिलता है। तो आदर्श सोर्स की क्या डेफिनेशन हुई, ऐसे वोल्टेज सोर्स जिनके अंतर्गत उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान 0 होता है, आइडियल सोर्स अर्थात आदर्श सोर्स कहलाते हैं। वास्तविक सोर्स क्या होएगा, ऐसे वोल्टेज सोर्स वास्तविक, आइडियल के अंतर्गत क्या आया, R बराबर 0। वास्तविक रियल सोर्स, ऐसे सोर्स जिनके अंतर्गत उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान अति अल्प हो, क्या हो, बहुत कम हो, लेकिन 0 नहीं हो, अर्थात ऐसे वोल्टेज सोर्स जिनके अंतर्गत
उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान अति अल्प हो लेकिन शून्य नहीं हो, क्या कहलाएंगे? रियल वोल्टेज सोर्स। और आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होगा? ऐसे सोर्स जिनके अंतर्गत उनके लोड रेजिस्टेंस का मान क्या हो? शून्य हो, वो क्या कहलाएंगे? आइडियल। ऐसी बात करते हैं हम करंट की। किसकी बात करते हैं हम? करंट की। तो करंट सोर्स भी कितने टाइप का? 2 टाइप का। पहला आएगा हमारा आदर्श, दूसरा आएगा हमारा वास्तविक। तो आदर्श स्रोत अर्थात आदर्श करंट सोर्स क्या कहलाएंगे? ऐसे सोर्स जिनके अंतर्गत उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट हो। अर्थात हम लोगों ने आपको क्या बताया था मैंने कि वोल्टेज सोर्स क्या होगा? ऐसे सोर्स जिनके अंतर्गत उनके लोड रेजिस्टेंस का मान उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या हो? श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2। ये तो किसकी बात थी? वोल्ट का स्रोत। किसकी बात करें? धारा स्रोत की। धारा स्रोत में क्या बताया आप लोगों का? धारा स्रोत में बताया आप लोगों को कि ऐसे सोर्स जिनके अंतर्गत उनके लोड रेजिस्टेंस का मान उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के पैरेलल क्रम में हो। तो पैरेलल क्रम के अंतर्गत 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। तो अब किसकी बात कर रहे हैं हम? आइडियल सोर्स की। वोल्टेज सोर्स का आइडियल सोर्स R बराबर क्या था? 0। करंट सोर्स में R बराबर क्या आएगा? 1/R। तो 1/0 बराबर क्या हो गया? इनफाइनाइट। क्या हो गया? इनफाइनाइट। अर्थात ऐसे सोर्स जिनके अंतर्गत उनके लोड रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट हो, आदर्श करंट धारा स्रोत कहलाते हैं। आदर्श धारा स्रोत कहलाते हैं, अर्थात आइडियल करंट सोर्स कहलाते हैं। वास्तविक सोर्स, रियल सोर्स, ऐसे स्रोत या ऐसे सोर्स जिनके अंतर्गत उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान फाइनाइट हो अर्थात परिमित हो, तो वो स्रोत वास्तविक स्रोत कहलाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस, जैसे कि मेरे पास एक बैटरी है, तो बैटरी के अंतर्गत खुद का उस डिवाइस का क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। यदि मैं बैटरी से कोई एलईडी बल्ब चालू करूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डोरी लगानी पड़ेगी। तो उस जो डोरी लगाई वो क्या हो गया? हमारा लोड रेजिस्टेंस। क्या हो गया? हमारा लोड रेजिस्टेंस। तो हम लोगों एक बार दोबारा शुरू से बात करते हैं। नेटवर्क क्या था? नेटवर्क के बारे में बताया इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट अर्थात विद्युत अवयव जैसे कुंडली, प्रतिरोध, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि की सहायता से बना एक बंद विद्युत परिपथ क्या कहलाता है? हमारा नेटवर्क। और नेटवर्क कितने प्रकार का बताया? 2 टाइप्स का। किसकी उपस्थिति के आधार पर? इलेक्ट्रिक सोर्स की उपस्थिति के आधार पर। अर्थात इलेक्ट्रिक सोर्स की उपस्थिति के आधार पर हमारा नेटवर्क 2 प्रकार का होता है, एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क, अर्थात सक्रिय जाल, निष्क्रिय जाल। तो एक्टिव नेटवर्क क्या था? विद बैटरी एक्टिव नेटवर्क एंड विदाउट बैटरी पैसिव नेटवर्क। अर्थात ऐसे नेटवर्क जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रिक सोर्स अर्थात विद्युत स्रोत उपस्थित होते हैं सक्रिय जाल कहलाते हैं, और ऐसे जाल जिनके अंतर्गत विद्युत स्रोत उपस्थित नहीं होते हैं निष्क्रिय जाल कहलाते हैं। उसके बाद बताया आप लोगों को इलेक्ट्रिक सोर्स अर्थात विद्युत स्रोत क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सोर्स ऐसे उपकरण जो परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रदान करते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स कहलाते हैं। अर्थात ऐसे एपरेटस जो सर्किट के अंतर्गत इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स कहलाते हैं। उसके बाद बताया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सोर्स कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला बताया वोल्टेज सोर्स, दूसरा बताया करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है? ऐसे सोर्स या ऐसे स्रोत जिनके अंतर्गत उनके लोड रेजिस्टेंस का मान, उसकी लोड प्रतिरोध का मान उनके आंतरिक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में हो, अर्थात लोड रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में हो, क्या कहलाएगा? वोल्टता स्रोत। उसके बताया धारा स्रोत क्या होता है? ऐसे स्रोत या ऐसे सोर्स जिनके अंतर्गत उनके लोड रेजिस्टेंस का मान उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के
पैरेलल क्रम में हो, किस में हो, समांतर क्रम में, तो वो कहलाएंगे धारा स्रोत। और धारा वोल्टा स्रोत भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का, अर्थात आदर्श स्रोत और वास्तविक स्रोत, आइडियल सोर्स और रियल सोर्स। आइडियल सोर्स क्या था वोल्टा स्रोत में, ऐसे स्रोत जिनके अंतर्गत उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या हो, R बराबर 0 हो, वो क्या कहलाएंगे, वोल्टा स्रोत। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि R का मान 0, क्योंकि R बराबर 0, B बराबर होता है IR, तो I बराबर बना B/R। यदि R का मान 0 है तो I बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट। और आप लोगों ने पढ़ा होगा हीट का सिद्धांत, H बराबर होता है I²RT। H बराबर क्या होगा, I²RT। यदि I का मान क्या है हमारा, इनफाइनाइट, तो H का मान क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो जिससे हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा लघुपथित हो जाएगा, अर्थात हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमको प्रयोगशाला में ऐसा स्रोत नहीं मिलता है। हमको प्रयोगशाला के अंतर्गत कैसा स्रोत मिलता है, वास्तविक स्रोत। तो वास्तविक स्रोत क्या था, ऐसे सोर्स जिनके अंतर्गत उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान अति अल्प हो, 0 नहीं हो। उसके बाद बताया आपको धारा स्रोत। धारा स्रोत भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला था हमारा रियल, पहला था हमारा आइडियल अर्थात आदर्श धारा स्रोत, अर्थात आइडियल करंट सोर्स। दूसरा था हमारा रियल करंट सोर्स अर्थात वास्तविक धारा स्रोत। तो आइडियल करंट सोर्स क्या था, ऐसे स्रोत जिनके अंतर्गत उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट हो, अर्थात उनके आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत हो, क्या कहलाएगा, आदर्श धारा स्रोत। और ऐसे सोर्स जिनके अंतर्गत उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान परिमित हो, अर्थात फाइनाइट हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे वास्तविक धारा स्रोत। प्रयोगशाला के अंतर्गत हम लोगों को केवल वास्तविक धारा स्रोत ही मिलते हैं, वास्तविक वोल्टा स्रोत ही मिलते हैं, आइडियल नहीं, क्योंकि आइडियल की कंडीशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रतिबाधा, प्रतिरोध, प्रतिघात, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं।